अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल FKWS में खुशामदीद। आप सुन रहे हैं नॉवेल फिरौन का एपिसोड 2। इस तरह के पूरे स्टार नॉवेल देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसने गाड़ी निकाली और मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। कार बाहर निकल गई थी। कहाँ चलूं रोशनी बेटा? पूरे शहर के चक्कर लगाओ, मुझे ये शहर दिखाओ, चप्पा चप्पा दिखाओ मुझे। जी बेटा। रात को 1 बजे वापस आई थी। पूरा घर बकाए नूर बना हुआ था और सारे नूर जाग रहे थे। मैं उन्हें नजरअंदाज करके अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद जहानी बेगम अंदर दाखिल हो गई। फयाज ने बताया कि तुमने कहीं खाना भी नहीं खाया। अब इस वक्त खाना तो भूख नहीं है, आप आराम कीजिए जहानी बेगम। वो कुछ पूछना चाहती हूँ बेटा। जहानी बेगम, मैंने समद बाबा से कुछ कहा है। आपको नहीं बताया? उन्होंने बताया है बेटा, मगर मैंने तुम्हें तुम मेरी माँ हो जहानी बेगम। मैं समद बाबा की तरह आपसे तुम पर आ गई। वो बेटा, वो नहीं होना चाहिए। तो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? जो सच है वही रहने दो। ठीक है रोशनी, मगर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे सवालात के ठीक जवाब दिए तो मैं भी तुम्हारे सवालात के जवाब दे दूंगी। बैठ सकती हूँ? जहानी बेगम ने कहा। बैठो। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मेरी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानती। बाप कहाँ है? मुझे उनके बारे में भी नहीं मालूम। आखिरी बार वो कोई 10 माह पहले यहाँ आए थे। कौन? मेरे अब्बू? मैं उछल पड़ी। हाँ। कितने माह पहले? कोई 10 महीने हो गए हैं। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो। मैं कहाँ थी उस वक्त? बोलो, कहाँ थी मैं? मैंने कर्ब से कहा। तुम सो रही थी तो मुझे जगाया क्यों नहीं गया? तुम जानती हो मैंने कभी अपने अब्बू को नहीं देखा। मैंने अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा। मेरी आवाज भर गई। सादी साहब जब भी आए अचानक आए, चोरों की तरह छुप कर आए। मैं चूंकि तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ, वो मुझे जगाते हैं, तुम्हारी खैरियत पूछते हैं, घंटों बैठे सिर्फ तुम्हें देखते और फिर रात की तारीकी में चोरों की तरह गायब हो जाते हैं। तो फिर इसमें कैसे मैं तुम्हें जगा पाऊं? 10 माह पहले भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने हमेशा तुम्हें जगाने से मना। आखिर क्यों? मैं ये नहीं जानती। जहानी बेगम, मैं कौन हूं? मेरे माँ बाप कौन हैं? मुझे इसका जवाब आ सकता है? शायद कोई ये जवाब नहीं दे सकता। समद बाबा भी नहीं, हालांकि वो इस कोठी के सबसे पुराने मुलाजिम। मेरे बदन में शदीद सनसनी हो रही थी। मेरे अब्बू मेरे पास आते हैं, मुझे देखते हैं। मेरी मजलूम आंखों ने उन्हें कभी नहीं देखा। किस कदर बदनसीब हूं। मगर ऐसा क्यों है? मेरा दिल अंदर से तड़प रहा था, मगर मैंने खुद को संभाले रखा। आपको इस कोठी में कितना अरसा हो गया जहानी बेगम? अब तो यूं लगता है जैसे पैदा भी मैं यही हुई थी। तुम कोई 2 साल की होगी जब समद बाबा मुझे यहां नौकरी के लिए लाए थे। मेरी शादी को 5 माह हुए थे। हम गरीब लोग थे और समद बाबा हमारे पुराने शनासा थे। उन्होंने बताया कि कोई दौलतमंद शख्स है जिसे आया की जरूरत है। बस फिर क्या था, मुझे यहां जगह मिल गई। अहमद कमाल साहब तुम्हें पागलों की तरह खुद से जुदा नहीं करते थे रोशनी। बड़ी मुश्किल से तुम मेरी गोद में आई। वो मुसलसल मेरे साथ रहते थे और फिर जब तुम मुझसे हिल गई तब उन्हें इत्मीनान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, जीनत जहां, तुम्हें इस बच्ची की परवरिश माँ बनकर करनी है। और मैंने भी हाँ कह दिया। बस फिर क्या था। उन्होंने कहा कि जितना मुआवजा तुम्हारे तस्वुर में है उससे दुगना मेरी तरफ से कर लेना। तुम्हारी और मुस्तकबिल में तुम्हारे होने वाले बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मैं तुम्हें इतना मुआवजा दूंगा, लेकिन इस बच्ची को कभी कोई तकलीफ ना होने पाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा और उसके बाद से हमेशा मैं यहीं की होके रह गई। अपनी तरफ से तो कभी कोताही नहीं की बेटा, लेकिन अनजाने में अगर कुछ हो गया हो तो अल्लाह जानता है। मेरी माँ के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया? कभी नहीं। तुमने भी नहीं पूछा? जो बात मालिक खुद ना बताए उन्हें हम भला कैसे जान सकते हैं? वो खुद कहाँ रहते हैं? कोई नहीं जानता। अजीब बात है जहानी बेगम, इतने मुलाजिम हैं इस घर में, कभी इत्तफाकिया तौर पर भी किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ रहते हैं। मुलाजिम तो यहाँ मालिकों की तरह रहते हैं। ना कोई काम ना काज, फौज की फौज पल रही है। ये अहमद कमाल जानते हैं कि उन्होंने बाद में इतने मुलाजिम क्यों जमा कर लिए। बैंकों में सरमाया महफूज है। समद बाबा जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लेते हैं। आज तक उनसे किसी ने हिसाब नहीं मांगा। ऐसे मालिकों की मर्जी के खिलाफ भला कोई कैसे जा सकता है रोशनी बेटा? अमूमन बाबा कितने अरसे बाद आते हैं? कोई तायुन नहीं। तन्हा आते हैं या कभी कोई और भी उनके साथ आया?
कभी नहीं, किसी और के आने की बात कर रही हो तुम। वो कभी कोठी के दरवाजे से भी अंदर नहीं आए, बस अचानक किसी कमरे में नमोदार होते हैं, सिर्फ मुझसे या समद बाबा से रुजू करते हैं, तुम्हारी खैरियत पूछते हैं, तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी देखभाल के लिए हिदायत देते हैं और फिर हम सबको हटा देते हैं। उसके बाद कब और किस तरह चले जाते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं। उनके किसी दोस्त को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। मेरा मतलब कि उनके किसी दोस्त को भी नहीं इस हवाले से मालूमात कोई मुझे बता सके। बिल्कुल नहीं, कोई कभी उन्हें पूछता हुआ यहाँ आया हो, आज तक नहीं। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है जहानी बेगम, आराम कीजिए। तुमने मेरे सवालात का भी जवाब देने का वादा किया था। कहिए, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? फजूल सवाल है। फजूल नहीं है, इसका हमारी वफादारियों से गहरा ताल्लुक है। अगर तुम जवाब नहीं दोगी रोशनी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जहानी बेगम ने संजीदगी से कहा, और मैं बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। यही आपके सवाल का जवाब है जहानी बेगम। यही आपके सवाल का जवाब है जहानी बेगम। आप वो हैं जो यहाँ से चली जाएंगी। बस पता चल गया है मुझे। ना समझी की उम्र खत्म हो गई जहानी बेगम। हकायक खुलकर सामने आ गए। मैं ये जान चुकी हूँ कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। कोई खास बात नहीं जहानी बेगम, बस चंद रोज पहले जब बारिश की एक रात बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और आप मेरे पास मौजूद नहीं थी। यूं ही आपको तलाश करती हुई दूसरे कमरे में जा पहुंची, जहां आप सैफी और निहाल को अपने सीने से लिपटाए अपने शौहर को उस मजबूरी की शिकायत कर रही थी जो मेरी वजह से है। जहानी बेगम, आप जानती हैं आप क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि आपने सारी जिंदगी किसी गैर को सीने से लगाकर गुजार दी। आपने कहा था कि आप मेरी माँ नहीं हैं। उस रात मैंने सोचा कि इतनी बड़ी हो गई हूं मैं, मगर कभी हकीकतों पर गौर ही नहीं किया। बस जहानी बेगम, उसके बाद मैंने गौर किया। मैंने सोचा कि आप मेरी हकीकी माँ नहीं हैं। जहानी बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों से खौफ झांकने लगा। देर तक उनके मुंह से आवाज ना निकल सकी। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देकर कहा, रात बहुत हो गई है जहानी बेगम, सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ रोशनी। जी, मुझे माफ कर दो। अगर माफ करने की कोई बात होती तो इसे मौजू बनाया जा सकता था, लेकिन हकीकतें नजरअंदाज नहीं की जा सकती जहानी बेगम। इसे मेरा जवाब ही तस्वर कीजिए। मैंने खुरदरे लहजे में कहा, खाना नहीं खाएंगी? नहीं। और सुनिए जहानी बेगम, आज जबकि ये सारी बातें बिलमुशाफा हो गई हैं, तो बराहे करम आप अपने कमरे में अपने बच्चों के पास सोएं। जाइए, आराम कीजिए। कैसी बातें कर रही हो रोशनी? देर हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ, आप जाइए। रोशनी, उन्होंने कुछ कहना चाहा। जाइए जहानी बेगम, जाइए। जाओ, मैंने वहशियाना अंदाज में चीख कर कहा, और जहानी बेगम मुड़कर बाहर निकल गई और फिर मुड़कर ना देखा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के वस्त में आकर देर तक खड़ी रही, फिर लिबास तब्दील करके मध्यम रोशनी वाला बल्ब जलाया और बिस्तर पर लेट गई। कैसी अनोखी कहानी है मेरी, कोई सर पैर ही नहीं। माँ के बारे में तो कोई इशारा मिला ही नहीं, लेकिन ये कैसा अनोखा बाप है, कितना इंतहा पसंद है कि आज तक अपनी सूरत तक नहीं दिखाई। कभी सामने आ जाए तो समझ नहीं आएगा कि उसे क्या कहूंगी। उससे ज्यादा तो उसकी तस्वीर ही काबिल एतमाद है। ना जाने क्या क्या सोचती रही और फिर सो गई। दूसरी सुबह हमेशा जैसी थी। हाँ, जो तब्दीलियां चंद्रों से पैदा हो गई थीं वो बरकरार थीं। पहले मुलाजिम हंगामे करते थे, हंसी मजाक करते थे, धमा चौकड़ी मचाए रहते थे, पर अब सब संजीदा हो गए थे। नाश्ता जहानी बेगम ने ही कराया। बस उसके बाद मामूलात का आगाज हो गया। दोपहर को एक किताब लिए बैठी थी कि ख्याल दिल में आया, क्यों ना इस कोठी का जायजा ही लिया जाए, खुसूसन अब्बू के कमरे का। बेशुमार बार मैंने उसे देखा, वहां रही, पली बड़ी, लेकिन सरसरी निगाहों से ही देखा था। वहां बहुत कुछ था, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया। गौर से देखो, शायद इनकी शख्सियत के कुछ और पहलू ही नुमायां हो जाएं, शायद उनकी जात के निशानात मिल जाएं, शायद मैं जान सकूं कि मेरा बाप कैसा होगा। बस ये ख्याल दिल में जड़ पकड़ गया। अभी कोई अमली कदम ही नहीं उठा सकी थी कि जहानी बेगम फिर आ गई। जी जहानी बेगम, कोई हुक्म है? एक इल्तिजा है रोशनी, वो आहिस्ता से बोली। फरमाइए। मुझे माफ कर सकती हो? जी कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। बताओ। अब्बू जब भी आए, जिस वक्त भी आए, आप मुझे जगा देंगी। अगर मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं तो मेरे इस हुक्म को आप बहुत समझेंगी। बोलिए, आप ऐसा करेंगी? मुश्किल है बेटा। ओके जहानी बेगम, इत्मीनान रखें।
अभी आपको और बहुत सी मुश्किलात से गुजरना होगा। मैं कमरे से बाहर निकल आई, फिर मैं अबू के कमरे में दाखिल हो गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे के दरमियान खड़े होकर चारों तरफ देखने लगी। ताबूत, मुजस्समे, एहराम, शेल्फ, दीवारें। मैं इन दीवारों पर कुंदा कहानियां पढ़ने लगी। अजीब व गरीब नकूश थे। ना गौर करो तो कुछ भी नहीं, गौर करो तो बोलते हुए नकूश। दरो दीवार। मैं आज पहली बार उन पर गौर कर रही थी। पता नहीं मेरा वहम था या कुछ और। दीवारों पर अचानक कुछ नक्श गैर मामूली तौर पर चमकने लगे थे, जैसे मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हों, जैसे वो मुझे अपने बारे में कुछ बता रही हों, जैसे वो किसी अनोखी ना समझ में आने वाली कहानी का आगाज करना चाह रहे हों। मेरे कदम उनकी जानिब बढ़ने लगे। 1, 2, 3। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ता चला गया कि न जाने ऐसी कौन सी कहानी है जो ये मुझे बताना चाहते हैं। न जाने वो क्या है जो मैं आज तक न जान सकी। फिर जहां से इब्तिदा हुई वही इख्तिताम न था। वो चंद तस्वीर थीं, 3 मर्द 2 औरतें। उनकी आंखें मुझे देख रही थीं, मुझसे कुछ कह रही थीं, ना जाने क्या। मैं उन्हें बगौर देखती रही। चमकदार नकूश आहिस्ता आहिस्ता मधम पड़ गए। वो मुझे कुछ बताकर खामोश हो गए थे। मेरी निगाहें अहमद कमाल की तस्वीर की तरफ उठी। दिल में हुक सी उठी, आंखों में शिकायत बेदार हो गईं। कैसे अपने हैं ये, इतने बेगाने। आखिर में शेल्फ के पास पहुंची। दर्जनों बार उन किताबों को देख चुकी थी, कभी किसी को छुआ तक न था, पर आज ना जाने छूने को जी चाहा। इंतहाई खूबसूरत जिल्दें थीं। तहजीब मिस्र का इर्तिका, तो तक़यामन, फराना का अरूजो ज़वाल। दर्जनों किताबें थीं, कदीम जदीद। एक सक़य्यम किताब खोल कर बैठ गई। तस्वीरें बनी हुई थीं। इब्रानी जुबान की किताब थी। तहरीर तो समझ में ना आ सकी, लेकिन तस्वीरें दिलकश थीं। इमारात, एहराम, फिरौन, ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे। देर तक इन तस्वीरों में खोई रही, वक्त गुजरने का अंदाजा ही ना हो सका। किताब की आखिरी सिफात उन पे मौजूद तस्वीरें नजर आईं। ताबूत में लेटी हुई एक लाश थी, मिस्री तरीक़ाकार के मुताबिक हनूत शुदा लाश। मेरी निगाहें उस लाश पर जम गईं। उसके खदोखाल वाज़े होते गए। किसी औरत की लाश, उसे भी मैं देख रही थी। अभी उस हनूत शुदा लाश को मैं देख ही रही थी कि एक मुलाजिम ने अचानक दरवाजे पर दस्तक दी और मैं चौंक उठी। खोई खोई नजरों से दरवाजे को देखा। आंखों और ज़हन पर अजीबो गरीब नकूश सवार थे। आंखों पर शदीद बोझ था। दस्तक दोबारा सुनाई दी तो संभल गई। कौन है? रमजान, आओ। मैंने उठकर दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुम पर रमजान? वो चाय यहीं पियेंगी रोशनी बीबी या बाहर लगवा दूं? चाय? 6 बज गए? 6? मैं हैरत से उछल पड़ी। दीवार पर आवेजा घड़ी को देखा, फिर किताब मेज पर रख दी। तुम जाओ, मैं आ रही हूं। रमजान चला गया। अब वक्त मालूम होने के बाद पता चल रहा था कि बदन बुरी तरह दर्द करने लगा था, कि वो कैफियत अब तक मुझ पर तारी थी। किताब वापस उस जगह पर रखी, बाहर आ गई, लॉन में चाय लगवाई और कुर्सी पर नीम दराज होकर उन तमाम बातों पर गौर करने लगी। पर कोई खास बात मालूम नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि मेरे वालिद अहमद कमाल सादी को मिस्र से काफी दिलचस्पी है। बहुत अजीब हालात थे, समझ में आने वाली कोई बात नहीं थी, मगर इतना अंदाजा जरूर था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। कुछ ना कुछ तो है। मुझे सारी दुनिया से दूर रखा गया, ना कोई दोस्त, ना गम गुसार। एक खला था, मैं उन चंद मुलाजिमों में महदूद हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। घर से बाहर जो कुछ नजर आता है वो ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। कोई मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं खुद ही कुछ करना चाहूंगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, खुद ही, मगर कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं। दूसरे दिन से मैंने बाकायदा बाहर जाना शुरू कर दिया। मुझे दोस्तों की तलाश थी। जिस इलाके में हमारी कोठी थी वहां अजीबोगरीब लोग रहते थे। कारों में आते जाते थे, घरों में दरवाजे बंद करके बैठ जाया करते थे। कोई नजर ही नहीं था आता जिसे दोस्त बनाया जा सके, जिसे गम गुसार बनाया जा सके, जिसे गम बताया जा सके। बस फिर क्या था, टेलीफोन का सहारा लिया। एक शख्स से बात हुई। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? जवाद। मुझसे दोस्ती करोगे? जी, मुझे एक दोस्त दरकार है। सिर्फ टेलीफोन पर? उसने पूछा। नहीं, मुझसे मिलो। हुक्म दीजिए, कहाँ? आवाज में शोखी थी। मैं नहीं जानती, तुम बताओ।
حسین لوگوں کے لیے یہاں ایک خوبصورت ہوٹل ہے، ہوٹل پیراماؤنٹ۔ کس وقت آئیں گی؟ جب تم کہو۔ شام 7 بجے۔ ٹھیک ہے، ہوٹل کا پورا پتہ بتاؤ۔ میں نے کہا اور اس نے پتہ دوہرا دیا۔ پھر بولا مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ تو ہے، میں گرے رنگ کے سوٹ میں ہوں گا اور میرے سوٹ میں گلاب کی 3 کلیاں لگی ہوں گی۔ یہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پہچان لوں گی، میں نے مسرت سے کہا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تنہائی تو دور ہوگی، کوئی غم خوار تو ملے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا دوست ہی مل جائے جو اس اسرار کے پردے چاک کرنے میں میری مدد کرے۔ کسی کا ساتھ تو حاصل ہو مجھے، یہ تنہائی تو کم ہو۔ ہوٹلوں کے بارے میں رسالوں وغیرہ میں پڑھا تھا میں نے، آج تو کوئی ہوٹل اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ فیاض مطلوبہ پتے پر لے گیا، میں جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ہوش اڑے جا رہے تھے اتنے لوگوں کو دیکھ کر، مگر خود کو سنبھالے رکھا۔ نگاہیں گلاب کی 3 کلیوں کی تلاش میں تھکنے لگیں۔ پھر وہ مجھے نظر آ گیا، ایک اوباش سی شکل کا چھوٹی آنکھوں والا نوجوان تھا۔ دیکھنے میں کچھ اچھا تو نہیں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگی، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کس قدر بوکھلاہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں قریب پہنچی تو وہ کھڑا ہو گیا اور بولا ہیلو۔ میں نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا، مگر وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہی رہا۔ تم جواد ہو نا؟ جی ہاں، میں جواد ہوں، میرا نام روشن جمال ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں جی۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا، میں بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تم سے فون پر بات کی تھی۔ جی ہاں جی، میں جانتا ہوں، تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولنا جانتے۔ میں نے کس قدر جھنجلا کر کہا، جی ہاں جی نہیں، پھر وہی جواب، تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولنا جانتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا خفت الحواس ہو؟ بالکل نہیں، ابھی حاضر ہوا۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا، مجھ سے اور کوئی بات کیے بغیر ایک طرف مڑ گیا اور پھر ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، میرے آس پاس بیٹھے لوگ مدھم آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ میرے بارے میں ہی کچھ کہہ رہے ہیں، مگر کیا، یہ سمجھ میں نہ آیا۔ میں احمقوں کی طرح بیٹھی جواد کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، تب میں بوکھلا گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اجنبی شخص کہاں چلا گیا؟ کیا وہ ہوٹل سے چلا گیا؟ اس خیال نے مجھے نروس کر دیا۔ میں کھڑی ہوئی، اس کے بعد مجھ سے وہاں رکا نہ گیا۔ کار میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اس طرح کیوں بھاگ گیا؟